गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अभिषेक सिंह इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सत्र के 1023वें दिन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं कि आईएफपीएच फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्था है जो पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन करती आ रही है। प्रारंभ में ये अंग्रेजी और मलयालम भाषा में किया जाता था, तत्पश्चात राष्ट्रभाषा हिंदी में भी इसका आयोजन होने लगा। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी की विशिष्ट पहचान को सभी इच्छुक लोगों तक पहुंचाना है, ज्ञान को साझा करना है। आइए आज के इस बैठक को शुरू करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज के इस बैठक के मुख्य अतिथि एवं वक्ता हैं डॉक्टर सप्तऋषि चौधरी जी। डॉक्टर सप्तऋषि ने जो बीएचएमएस की डिग्री प्राप्त की है वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से प्राप्त की है, और एमडी होम्योपैथी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की डिग्री जीआरएन यूनिवर्सिटी विद्यापीठ से हासिल की है, राजस्थान से हासिल की है। वर्तमान में सर डिपार्टमेंट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में प्रोफेसर और एग्जाम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के रूप में कार्यरत हैं। होम्योपैथिक चिकित्सा, टीचिंग, रिसर्च और क्लिनिकल प्रैक्टिस के क्षेत्र में उन्हें 2 दशकों से अधिक का समृद्ध एक्सपीरियंस प्राप्त है। उन्होंने उन्हें अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर टीचिंग एग्जामिनर, रिसर्च गाइड के रूप में काम किया है, और कई विश्वविद्यालय में एग्जाम एकेडमिक कमेटी में भी सक्रिय भूमिका निभाई है। आज के इस आज के इस विषय पर उनका गहरा एकेडमिक ज्ञान और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हम सब के लिए एक निश्चित रूप से बहुत लाभदायक होने वाला है। आइए हम सब मिलकर प्रोफेसर डॉक्टर सप्तऋषि चौधरी जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। हाँ, वो मेरा इंटरनेट का जो स्पीड है इसके लिए मैं थोड़ा इसको मेरा मेरा वीडियो जो है उसको थोड़ा ऑफ रखा हूँ। और मेरा बहुत बहुत आभारी हूँ आप लोगों के, क्योंकि आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया है। ये बार बार आप मौका देते हैं मुझे, वो मेरा जो काम है वो प्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे। और मैं बहुत खुश हूँ, यहाँ पे डॉक्टर कल्याण स्वरूप जी भी हैं, वो मेरा टीचर रहे हैं। मैं उनका भी आशीर्वाद चाहूँगा। तो मैं यहाँ पे मेरा काम जो है यहाँ पे मैं थोड़ा शेयर कर रहा हूँ। ओके। सो मेरा आज का जो विषय है वो है आ, मैं एक छोटा सा इसको थोड़ा ये कर लेता हूँ। हाँ, मेरा आज का जो विषय है वो है जो होम्योपैथी में रिप्रोड्यूसिबल आउटकम इन एड्रेसिंग पैथोलॉजिकल और पैथोजेनेटिक कंडीशन ऑफ गॉल ब्लैडर बाय होम्योपैथी। मतलब कि होम्योपैथी के द्वारा जो हम लोगों का जो गॉल ब्लैडर है, उनका जो डिफरेंट पैथोलॉजिकल कंडीशन जो कॉमनली जो ज़्यादातर हम लोगों के पास आते हैं, उसमें हम लोग होम्योपैथी से क्या कर सकते हैं। और ये रिप्रोड्यूसिबल आउटकम, क्योंकि ये रिप्रोड्यूसिबल आउटकम इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि होम्योपैथी में बार बार हम लोगों को ये क्या कहा जाता है कि होम्योपैथी में जो काम होता है वो एक्सीडेंटल है। वो जो भी एविडेंस हम लोग देते हैं उनको कहा जाता है कि वो चेरी पिकिंग है। वो जो भी केस, एक दो केस जो ठीक हो गए हैं उसी को आप प्रेजेंट करते हो, आप रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट नहीं दे सकते हो। यही जो कॉन्टेम्पोररी जो मेडिकल साइंस और मेडिकल साइंस का जो लोग हैं, जो फील्ड्स का जो लोग हैं, उनको यही मानना है। तो मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि होम्योपैथी के द्वारा ये जो पैथोजेनेटिक कंडीशंस ऑफ गॉल ब्लैडर जो है, माने कि गॉल ब्लैडर पॉलिप, गॉल ब्लैडर स्टोन जो भी है, तो उन गॉल ब्लैडर एडेनोमायोमेटोसिस, तो उन्हीं को एक बार नहीं, ये मैं यहाँ पे मेरा मैं आज 6 केसेस में प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि होम्योपैथी में ये हो सकता है, और अब क्यों हो सकता है वो भी मैं थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा। पर मैं यहाँ पे ड्रग्स वगैरह का उसका नाम लिखा हूँ, मगर पूरा डिटेल्स जो रेपर्टरी शीट वो मैंने यूं ही अवॉइड कर गया है, क्योंकि बहुत सारा स्लाइड हो जाता है इसलिए। तो ये जो रिप्रोड्यूसिबल, जो रिसर्च में रिप्रोड्यूसिबिलिटी का जो बात है, ये रिप्रोड्यूसिबल रिसर्च का बात जो जिन्होंने पहले दफा कहा था, ये वो मेडिकल साइंस का कोई आदमी नहीं था। उनका नाम था जॉन क्लियरबाउट। और ये जॉन क्लियरबाउट जो थे वो एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के। तो ये पहली दफा वो रिप्रोड्यूसिबल रिसर्च के बारे में प्रपोज किए थे। और इनका जो कहना था और इनका जो फील्ड था वो, क्योंकि वो कंप्यूटर साइंस था, और कंप्यूटर साइंस का जो डेटा है
उसका जो आउटकम आता है, डेटा फीड करने से उनका जो रिजल्ट, जो आउटकम आता है, उनका जो रिप्रोड्यूसिबल जो बात, ये जो टर्म था, ये उसी के बारे में थे कि कंप्यूटर में कोई अगर डेटा दिया जा रहा है तो उसका जो रिजल्ट है वो रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। मगर क्या है, बाद में ये जो रिप्रोड्यूसिबल जो इफेक्ट, ये पूरा साइंस वर्ल्ड का जितना भी डिफरेंट ब्रांचेस है, सभी ने इसी को अपना लिए। और ये रिप्रोड्यूसिबिलिटी इन रिसर्च, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। वह दो टर्म यहाँ पे हम लोग बोलते हैं, बहुत कॉमनली हम इंटरचेंजेबली हम लोग यूज करते हैं। वन, एक है रिप्रोड्यूसिबिलिटी, वन वन इज अनदर, वन इज रेप्लिकेबिलिटी। रिप्रोड्यूसिबिलिटी जो है, मान लीजिए कोई रिसर्चर ने कुछ कुछ काम किए हैं, अगर दूसरा कोई रिसर्चर वही जो उनका जो काम है, जो जिन्होंने जैसे पहले वाला रिसर्चर जैसे काम किए थे, उसी चीज़ से, अगर उसी सेटअप में वो अगर फिर से काम करता है, और कुछ काम जो है उनका जो रिजल्ट जो है निकल आता है कि पहले जो रिसर्चर ने जो रिसर्च किए थे उसी का लगभग वही आ रहा है, तो उसको हम रिप्रोड्यूसिबिलिटी बोलते हैं। और रेप्लिकेबिलिटी क्या है, ये रिसर्चर जो एक है, वो वही एक रिसर्च जो है उसको डुप्लीकेट कर रहा है, जिसमें रिजल्ट जो पहले दफा में जो आया था वही आ रहा है। मगर इनका जो प्रोसीड्योर है, प्रोसीड्योर तो ठीक है, मगर उनका जो डेटा जो है वो डेटा थोड़ा न्यू है। मगर प्रोसीड्योर, ये प्रोसीड्योर जो है वो प्रोसीड्योर एक ही है, और इसमें रिजल्ट जो आता है वो एक ही चीज़ आता है। तो ये रिप्रोड्यूसिबिलिटी और रेप्लिकेबिलिटी, ये थोड़ा इंटरचेंजेबली हम लोग यूज़ करते हैं। और ये रेप्लिकेबिलिटी आई थिंक, हम मेरा विचार से जो है हम लोग होम्योपैथी में जो करते हैं उसमें ये थोड़ा ठीक ठाक बैठता है। अगर मैं ये कॉन्सेप्ट ऑफ ये एक रिप्रोड्यूसिबिलिटी इज वाइडली कंसिडर्ड एज अ कॉर्नरस्टोन इन साइंटिफिक मैथोलॉजी, मैंने ये ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ। प्रॉब्लम क्या है, अभी ये दिखा जा रहा है कि यहाँ पे अभी प्रॉब्लम आ रहा है कि रिप्रोड्यूसिबिलिटी जो है रिजल्ट, ये लार्ज स्केल सिस्टम में, ये एक साइंटिफिक जो कम्युनिटी है अभी ये लोग बोल रहे हैं कि इसका जो ये यूनिवर्सल नहीं हो सकता है, और इसका जो इसका यूनिवर्सल जो एप्लीकेशन, ये थोड़ा अभी डाउटफुल हो गया है। ये बेसिक साइंस में रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट हो सकता है, मगर मेडिकल साइंस में जहाँ पे ईच इंडिविजुअल इज डिफरेंट, हर एक का जो द फिजियोलॉजी एंड ऑब्वियसली द वे ऑफ अ ड्रग एक्ट्स विद इन लिविंग टिश्यू, ये जो है ये डिफरेंट हो सकता है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल ऑलवेज टू से दैट द रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट कुड बी फाउंड। हर एक आदमी में वो पाया जा सकता है। प्लीज़ मेरा टूटा फूटा जो हिंदी है उसको थोड़ा आप लोग माफ़ कीजिएगा। सो हाउएवर, ये एक अभी एक ये क्वेश्चन अभी ये बियॉन्ड डाउट नहीं है और बियॉन्ड क्वेश्चन भी नहीं है, ये जो हम लोग बोल रहे हैं कि रिजल्ट रिप्रोड्यूसिबिलिटी, ये नेचर का एक पब्लिकेशन में मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। तो क्योंकि अभी तो साइंटिफिक जो कम्युनिटी है वो तो पब्लिकेशन जो है वो अच्छा वाला जर्नल में पब्लिकेशन अगर है तो उसको मानते हैं हम लोग सब। ये नेचर में एक पब्लिश एक एक आर्टिकल निकला था जहाँ पे ये बोला गया था, इज देयर आर रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्राइसिस। तो उसमें एक सर्वे किया गया था, वहाँ पे देखिए यहाँ पे 52% लोग जो हैं वो बोल रहा था कि यस, ये रिप्रोड्यूसिबिलिटी इज अ सिग्निफिकेंट क्राइसिस इसमें हो रहा है। और 38% जो लोग थे वो बोल रहा था कि ये स्लाइट क्राइसिस इज देयर। तो लगभग 52% और 38% को हम लोग अगर जोड़ दे तो उसमें लगे, देखिए 90% जो लोग हैं वो, उन लोगों को कुछ ना कुछ दिक्कतें हो रहा था। और 7% जो है उनका वो दे वेर एम्बिगुअस। और ओनली 3% आदमी जो था, पूरा ये जो रिसर्च किया गया था, ये जो एक स्टडी किया गया था उसमें, उसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा था। तो लगभग 90% हम लोग बोल सकते थे, जो सैंपल सर्वे किया गया था उनमें 90% जो रिसर्चर थे वो लोग बोल रहे थे कि उनके लिए जो रिजल्ट रिप्रोड्यूसिबिलिटी जो है इसमें दिक्कत है। और ये मेडिसिन में देखिए यहाँ पे दिक्कत इसमें भी है, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, फिजिक्स, इंजीनियरिंग में, सभी में है, मेडिसिन में भी है, क्योंकि और यहाँ पे दोनों जगह है। कोई कोई जो रिसर्चर जो थे उन लोगों ने पाया कि उनका जो खुद का काम है, वो खुद का काम भी रिप्रोड्यूसिबल ठीक से नहीं हो पा रहा था।
मगर प्रॉब्लम की ये है कि होम्योपैथी जो है इन्हीं को दोष दिया जाता है कि भैया आप लोग रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट नहीं दे सकते हो। बात ऐसा नहीं है। और ये रिप्रोड्यूसिबिलिटी का अगर हम लोग देखें तो इसमें बायोमेडिकल साइंस में क्या हो, रिसर्च में क्या होता है, एक प्री क्लिनिकल एक रिप्रोड्यूसिबिलिटी होता है। और जैसे मॉडर्न मेडिकल साइंस में मॉडर्न इसमें जो होता है कि ये पहले वो एनिमल स्टडी करते हैं, तो फेज 1 फेज 2 ऐसे ट्रायल आता है। तो वो एनिमल मॉडल में अगर कोई सक्सेसफुल वहाँ पे मिला है, उसी को लेके फिर फर्दर वो ह्यूमन ट्रायल में फिर लाते हैं। और ह्यूमन ट्रायल में लाके फिर इसका जो डिफरेंट फिजिक ट्रायल के माध्यम से वो उनका जो रिजल्ट है वो लोग गैदर करते हैं। उसी के ऊपर स्टैटिस्टिकल जो डेटा निकलता है कि वो ड्रग जो है जो प्रूव किया गया है वो सेफ है कि नहीं, तो फिर उनको बाजार में लाया जाता है। ठीक है। और ये इसका जो एनिमल से जो ह्यूमन में जब आता है तो हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड ट्रांसलेशन। और ह्यूमंस में भी जो है जो क्लिनिकल रिप्रोड्यूसिबिलिटी है वो उसको भी फिर बार बार चेक किया जाता है, वो रिवर्स ट्रांसलेशन है। मगर बेसिक जो तीन कंपोनेंट है रिप्रोड्यूसिबिलिटी का, एक है मेथड रिप्रोड्यूसिबिलिटी, एक है इन्फरेंशियल रिप्रोड्यूसिबिलिटी, और एक है रिजल्ट रिप्रोड्यूसिबिलिटी। और ये तीनों जो है इंटरडिपेंडेंट है। अगर हम लोग इसी को होम्योपैथी के पर्सपेक्टिव से अगर देखें, तो अगर देखिए कि हम लोगों का यहाँ पे क्या है, हम लोगों का जो ड्रग सब्सटेंस जो है इनका जो डेटा हम लोगों के पास है, जो मेट्रिया मेडिका में हम लोग देखते हैं, उसका जो ड्रग सब्सटेंस का जो इन्फॉर्मेशन जो रहता है वो ट्रूविंग के द्वारा हम लोगों को मिला है, और टॉक्सिकोलॉजिकल जो डेटाबेस है, तो वहीं से हम लोगों को वो ड्रग्स का जो इन्फॉर्मेशन है वो मिला है। और हम लोग क्या करते हैं, उसको पहले हेल्दी प्रूफर में इसको पहले प्रूविंग किया गया था। हेल्दी प्रूफर में हम लोगों ने वो ड्रग दिए थे, सब पैथोजेनेटिक ट्रायल किए थे, जो भी सिम्टम्स आए थे उसको ग्रेडेशन करके हम लोग उसको रेपर्टरी में डाले हैं, मेट्रोमेटिक में भी उसको डाले हैं। जो जो इम्पोर्टेंट से जो भी बार दैट कैसे हम लोग करते हैं कैसे हम लोग किन रेपर्टरी में अगर जाते हैं तो उसमें ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 कैसे हम लोग करते हैं उसको। तो उन्हीं के ऊपर से अगर वो जो 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 सिम्टम्स बार बार पाया गया है मेट्रोमेडिका में है, और उसका जो नॉलेज है, अगर हम लोग उसी को क्या करते हैं, अगर एक कोई आदमी आया उनका सिम्टोमेटोलॉजी जो है सिम्टम सिमिलरिटी के ऊपर प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी को मान के अगर ड्रग देते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक आदमी क्योर होता है। और वो लोग हम बार बार करते हैं, यानी कि हम लोगों का जो मेथड है, जैसे पहले नाक्सवामी का वो या रास्टक्स को प्रूविंग किया गया था, वो भी आज भी वही एक ही चीज हम लोग प्रूविंग करेंगे तो वही सिम्टम्स आया आता है ज्यादातर। सो मेथड रिप्रोड्यूसिबिलिटी हम लोगों का है। अगर ह्यूमन के ऊपर में हम लोग अब अगर जब देख रहे हैं कि ट्रीटमेंट में हम लोग डाल रहे हैं कि 200 साल पहले जो भी मेट्रिया बना था, मेट्रिया प्यूरो में भी जो भी सिम्टम दिया गया था, एलेंस का जो इंसाइक्लोपीडिया में है उसमें जो सिम्टम्स था, उसी के ऊपर आज भी हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। और उसी के ऊपर से हम लोग आदमी जो भी डिजीज पेशेंट्स जो है वो ठीक होते हैं। दैट मतलब कि है रिजल्ट जो है हम लोगों का वो रिप्रोड्यूसिबल होता है। तो एक ही मेथड फॉलो करके, जो प्रिंसिपल्स जो है उसी को फॉलो करके हम लोग एक ही रिजल्ट हम लोगों को बार बार मिलता है। मतलब कि इसमें हम लोगों का इन्फरेंशियल रिप्रोड्यूसिबिलिटी भी होता है। तो जो भी मॉडर्न मेडिसिन का जो जो दायरा है, उसमें ये होम्योपैथी का जो हम लोग जो काम करते हैं वो फिट करता है। मगर फिर भी होम्योपैथी को क्वेश्चन किया जाता है। ना यहाँ पे एक कोटेशन मैंने यहाँ पे डाला है कि फॉलो द प्रिंसिप, ये अगर रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट होम्योपैथी में हम लोगों को चाहिए, तो हम लोगों को जो करना है वो प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी जो है उसको फॉलो करना है। अगर प्रिंसिपल को हम लोग फॉलो नहीं करेंगे तो होम्योपैथी नहीं होता है। होम्योपैथी कब हम बोल सकते हैं, कोई भी ड्रग जो भी पोटेंटाइज किए हो जो भी किए हो, अनटिल अनलेस हम लोग उसको सिमिलिया जो प्रिंसिपल है, होम्योपैथी का जो प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल के ऊपर अगर हम लोग प्रिस्क्रिप्शन नहीं कर रहे हैं, तो वो ड्रग जो है वो होम्योपैथी नहीं हो रहा है। ठीक है ना। So it is only, we can say it is only homeopathic when it is following the principle. एंड इफ वी फॉलो दिस प्रिंसिपल, हम लोग अगर प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, तो रिप्रोड्यूसिबिलिटी इज लाइक ब्रशिंग योर टीथ, वंस यू लर्न इट देन इट बिकम्स बिकम्स अ हैबिट ऑफ योर्स। ओके, इट्स ये मैथमेटिकल एक बायोलॉजिस्ट जो था उनका ये कोटेशन है। ना एक पहले दफा जो पहले केस में मैं जाना चाहता हूँ, ये एक गॉल ब्लैडर पॉलिप का एक केस है। ये गॉल ब्लैडर पॉलिप का केस में ये जो है ये मिसेस एस बी, ये 41 साल का एक
41 साल का एक लेडी है, मैरिड है, मल्टीपैरा है, हाउस वाइफ है उसका ऑक्यूपेशन में। वो अब जो आए थे हिन शिवाज, उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन था बहुत ही डिप्रेस था, क्योंकि और उनका प्रॉब्लम जो था, जिस प्रॉब्लम के साथ वो आई थी, वो है उसका खाने के बाद ये ब्लॉटेड एब्डोमेन हो जा रहा था, एब्डोमेन फूल जा रहा था, एब्डोमेन में बहुत ऐसा गैस बन रहा था ऐसे। स्पेसिफिकली उनका जो स्पाइसी डाइट, क्योंकि उनका उस स्पाइसी डाइट का वो हैबिट था, और कई दिनों से उनका लॉस ऑफ एपेटाइट भी हो रहा था, एज इफ एब्डोमेन इज फुल ऑफ गैस एंड नो रिलीफ फ्रॉम इट। एंड उनके संग संग उनका अनसेटिस्फैक्टरी स्टूल था। ये हिस्ट्री, उनका एक हिस्ट्री यहाँ पे था जब हम लोग हिस्ट्री ले रहे थे। तो उनका एक हिस्ट्री था कि उसका जो टीनिया इन्फेक्शन जो होता है, सो टीनिया एक्चुअली कॉर्पोरिस, वो रिकरेंट टीनिया कॉर्पोरिस से वो सफ़र कर रहे थे, और उसका उनका जो ये रिपीटेड सप्रेशन भी किया गया था। इन्होंने एक यूएसजी किए थे, और यूएसजी में इनका अर्लियर एक यूएसजी था, उनके वो गॉलब्लैडर पॉलिप डिटेक्ट किए गए थे। और गॉलब्लैडर पॉलिप के लिए, क्योंकि गॉलब्लैडर पॉलिप है, तो जो कॉन्वेंशनल जो मेथड ऑफ ट्रीटमेंट जिनका है, तो वो उन्होंने कोलिसिस्टेक्टमी के लिए उनको बोला गया था। बट उसी टाइम ने क्या है, वो जो टाइम पीरियड का में ये केस था उसका, उस टाइम में कोविड तो प्रिवेलिंग हो रहा था, तो उसमें उसके लिए तो वो ऑब्वियसली सर्जरी नहीं करवा सकती थी। एंड ऑब्वियसली उनको जो दवाई जो दिया गया था उसी दवाई से वो काम चला रही थी। और नाउ वो बाद में ये 2023 में वो हम लोगों के पास आए हैं, क्योंकि एक्चुअली वो सर्जरी जो था वो सर्जरी को अवॉइड करना चाहती थी। उनका पहले दफ़ा जो यूएसजी यहाँ पे वो लेके आई थी, देखिए इसमें लिखा गया है कि वहाँ पे जो गॉल ब्लैडर, अगर आप लोग देख सकते हैं, तो उसमें वो लुमेन शो स्मॉल पॉलिप एंड मेजरिंग अबाउट 2.9 मिलीमीटर इन लेंथ। और 10 मिलीमीटर के नीचे अगर साइज है तो ठीक है, इसी के लिए हम लोग ने उनको वो केस को लिया है। और वो केस को लेने के बाद हम लोगों ने उनका ट्रीटमेंट हम लोगों ने चालू किया। ये उनका जो प्राइमरी जो सिम्टोमेटोलॉजी जो केस टेकिंग में जो आ रहा था, डिपेंडिंग ऑन द केस, तो हम लोगों ने उनको नाक्सोमिका दिए थे, पहले नाक्सोमिका 200। और उसका 2 डोज दिया गया था, रात को सोने के टाइम वक्त लेने के लिए बोला गया था, और उसके बाद इट वाज फॉलोड बाय 90 डेज का प्लेसिबो था ना। ये जो पहले जो दवाई था उनके, क्योंकि वो बहुत सारा एलोपैथिक दवाई भी खा रही थी, और उनके संग संग उनका जो स्टूल जो था वो अनसेटिस्फैक्टरी था, और रिकरेंट जैसे और उनका जो एपेटाइट भी बहुत लेस था, टांग जो था वो कोटेड था पीछे से। सो नागजमी का आउट एंड आउट फीचर, और उनका थोड़ा एक इरिटेशन भी था। एंड शी वॉज चिली, एंड ऑब्वियसली पेशेंट का जो था वो फैस्टिडियस, मतलब कि सब चीज़ें वगैरह सब ठीक ठाक से रखती थी। और जो केस टेकिंग में जैसा आया था, और इनइफेक्चुअल डिजायर फॉर यूरिन एंड स्टूल ऐसे था, इसके लिए नागजमी का उनको दिया गया था। तो उनके नाज़मी का देने के बाद उसका स्टूल जो है वो थी पहले से ठीक हुआ था। और फिर वो जब आई, उसको 29/7/2023 में उनका रीकेस्टिकिंग किया गया था, क्योंकि एंड उसके बाद तो उनका जो टांग का कोटिंग था, और उनका जो डिजायर वर्शन जो था, उनके संग संग उसकी उसी के ऊपर चलते हुए हम लोग ने एंटीमक्रूडम उनको दिए थे। उसका जो सावर इंटॉलरेंस बहुत था, और उसका टांग का कोटिंग एकदम वाइट कोटिंग था, एंड एज यू नो दिस रेड स्ट्रैंड ऑफ दिस रेमेडी। तो और वो देने के बाद तो उनका थोड़ा ओवरऑल इम्प्रूवमेंट जो था पहले से हुआ था। तो एज बिकॉज इम्प्रूवमेंट वाज देयर, तो हम लोगों ने प्लेसिबो कंटिन्यू किए। और 9/9/2023 पर लगभग 2 महीने बाद हम लोगों ने उनको फिर से रिपीट यूएसजी करने के लिए एडवाइस किए, तो और 27/9/2023 में उन्होंने यूएसजी किए। और सेकेंड यूएसजी का जो रिपोर्ट था उनके, आप लोग देखिए वहाँ पे लिखा गया है, टाइनी इकोजेनिक मटेरियल सीन इन लुमेन मेजरिंग अबाउट 2 मिलीमीटर, क्वेरी पॉलिप और क्वेरी कोलेस्ट्रॉल पार्टिकल। तो इनका जो साइज था बहुत बहुत ही थोड़ा ही घटा है, पहले से इतना ज़्यादा नहीं घटा है। तो ये 2 महीना टाइम अगर चला गया है तो ऑब्वियसली पेशेंट्स वेर ऑल्सो वरीड। मगर हम लोगों का सिम्टोमेटोलॉजी जो था वो ठीक से मिला था, और क्योंकि अनकॉमन पिक्यूलियर रेयर जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम जो मिल रहा था, तो वी वेर कॉन्फिडेंट। तो हम लोगों ने उनको फिर से दवाई दिए, और उनको बोले कि हम लोगों ने नेक्स्ट हम जो करेंगे तो एक
एनसीसीटी करेंगे, सीटी स्कैन एब्डोमेन करेंगे, तो उसमें पेशेंट पार्टी भी बहुत वरीड था क्या होगा, क्योंकि उनको बोला गया था कि अगर ऑपरेशन नहीं किया गया तो बाद में कैंसर हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो ऑब्वियसली, तो ये रीअपियरेंस ऑफ द सिम्टम के ऊपर हम लोगों ने फिर से एंटिम क्रूडम को रिपीट किए थे, और ये पेशेंट ने इम्प्रूव हुआ था। और ये रिपीटेशन वो 30th 9th 2023 में किया गया था। एंड एज द पेशेंट स्टेडीली इम्प्रूव देयर आफ्टर, क्योंकि ये इम्प्रूवमेंट हो रहा था, तो हम लोगों ने प्लेसिबो कंटिन्यू किए, और फिर से हम लोगों ने वो 4/11 नवंबर 2023 में हम लोगों ने उनको सीटी स्कैन कर सीटी होल एब्डोमेन करने के लिए बोले हैं, क्योंकि पेशेंट्स जो पार्टी था वो मैंने पेशेंट का जो रिलेटिव था दे वर वेरी वरीड, क्योंकि बहुत सारा चेंज नहीं हुआ था इसलिए पहले यूएसजी में, सेकंड यूएसजी में। सो रिपोर्ट उन्होंने किया थे 16/11/23 में, और ये रिपोर्ट जब आया एनसीसीटी होल एब्डोमेन में, यहाँ पे देखिए गॉल ब्लैडर में लिखा गया है, गॉल ब्लैडर इज पार्शियली डिस्टेंडेड विथ थीन स्मूथ वॉल विदाउट एनी रेडियो dense calculus. There is no mass lesion in the gallbladder fossa, and pericholecystic fat planes are normal. So NCCT scan of whole abdomen reveals no significant abnormalities. तो ये जो दवाई था पहले नागसुमी का, उन्हीं के बाद एंटिम क्रूडम जो था, एंटिम क्रूड हम लोगों ने दिए थे। एंटिम क्रूड का उनका सिम्टोमेटोलॉजी था, इसी के चलते हुए वो पेशेंट जो है वो उस जो गॉलब्लैडर का जो पॉलिप था वो ठीक हो गया। अच्छा, ये एक हो सकता है कि एक जो है चेरी पिकिंग हो सकता है, तो हम लोग एक काम करते हैं, दूसरा एक केस में आते हैं, ठीक है। ये इसका मल्टीपल गॉल ब्लैडर पॉलिप है, ये यहाँ अभी का केस है। सो रिसेंट, बहुत ही रिसेंट केस है मल्टीपल गॉल ब्लैडर पॉलिप के लिए, इसके इसी के लिए मैंने उसका इसको यहाँ पे रखा है। ये मिस्टर एच डी 45 ईयर्स एज है, वो एक्चुअली एक इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। वो जो आए थे, एंड ऑब्वियसली ही वाज हैविंग उसका बहुत ही एंग्शियस फेशियल एक्सप्रेशन था, और उनका जो एक ही तरह का सब प्रॉब्लम जो है हम लोग जानते हैं, अगर हेपेटोबिलियरी सिस्टम में अगर तकलीफ कुछ है तो ब्लॉटेड एब्डोमेन, फीलिंग इन एब्डोमेन, एंड ऑब्वियसली लॉस ऑफ एपेटाइट, देन ऑब्वियसली ये जो थकते लॉस ऑफ दिस थिंग, एंड ये सब रहता है, जो दीज आर वेरी कॉमन सिम्टोमेटोलॉजी। ओके, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू ग्रेट डिटेल। सो एंड उसका जो एब्डोमेन फुल ऑफ गैस इज क्वाइट अ सेम। नाउ पैथोलॉजिकल जो फीचर्स था वो तो एक ही तरह का आएगा। नाउ दिस पर्सन वाज वेरी वेरी टॉकेटिव, यू नो, एंड टॉकेटिव, मुझे पहले लगा कि उसका उसका जो एंग्जाइटी था, वो एंग्जाइटी इसमें बाहर आ रहा था, कि वॉज एक्सट्रीमली टॉकेटिव। एंड केस टेकिंग में के दौरान हम लोग जब बातचीत कर रहे थे, उसमें आया कि ही वॉज वेरी फैस्टिडियस टू चीज़ें वगैरह बहुत एकदम, और वो जो आए थे उसका जो जो कपड़ा वगैरह था, ही वॉज वेरी, यू नो, जिसको हम बोलते हैं ना एकदम फिट, एंड वेरी फाइन, वेरी, यू नो, ऑर्डरली, एंड ही वॉज वेरी हरीड एंड एंग्शियस अबाउट हिज हेल्थ। एंड इसका जो यूएसजी किया गया था, वो यूएसजी में ये दो सौ, सर दिस 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 इज अ देर कॉपी पेस्ट मिस्टेक। ओ, उसका जो ये जो इसमें आया था, ये 29/5/2025 में, टू अवॉइड सर्जरी, इसका जो यूएसजी किया गया था उसमें ये था। सो द अर्लियर यूएसजी आप लोग देख सकते हैं, इसमें देखिएगा यहाँ पे 27/5/2025 में इनका एटलीस्ट 3, दैट मीन्स 3.4 मिलीमीटर, 2.9 मिलीमीटर, ये साइज जो दिया गया है, ये गॉल ब्लैडर पॉलिप इसका था। और ये जो जो स्लाइड है, मैंने जब भी अभी 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 ऐड किया है, ये थोड़ा इसके लिए कॉपी पेस्ट वहाँ पे आ गया है, ये आज दिखाने के लिए। और इनका जो पहले जो सिम्टोमेटोलॉजी था, वो ब्लॉटेड एब्डोमेन वगैरह जो था वो, और ही वाज हैविंग अ ग्रेट रिलीफ विथ इरेक्टेशन। तो इसके चलते हैं उनको हमने पहले कार्बोवेज दिए थे 29/5/2025 को, और उनके संग संग ये उसका जो ये दवाई के बाद उसका जो स्टूल का जो प्रॉब्लम था, गैस का बनना का जो प्रॉब्लम था, वो थोड़ा पहले से ठीक हुआ था। और ये ऑलमोस्ट एक महीना के लगभग करीब करीब उस टाइम में हम लोगों ने उनको कार्सिनोसिन दिए थे, क्योंकि उनका जो फैमिली हिस्ट्री में एक कैंसर का हिस्ट्री था, उसका पैटर्नल साइड में उनका जो फैस्टिडियसनेस था, और उनका जो एक एंग्जाइटी था, क्योंकि डॉक्टर साहब ये जो मेरा 3 पॉलिप है, ये कहीं कैंसर ना बन जाए, ये क्या क्या कैंसर बन सकता है ये,
ये कैंसर के लोग लेके उनको बहुत बहुत डर था। और उनके संग संग वो बहुत फेस्टिडियस थे। उनका और एक बहुत अच्छी तरह से सिम्टम मिला था कि उनका जो ये है वो जो रेनी सीजन जो है वो बहुत एंजॉय करते हैं, वो भी उन्होंने बोला है। और उनका एक एंड ही वाज वेरी सिंपैथेटिक, यू नो। तो ये जो सिम्टोमेटोलॉजी था, इसके इसी के ऊपर कार्सिनोसिन आ रहा, तो हम लोग ने कार्सिनोसिन उनको दिए हैं। कार्सिनोसिन देने के बाद उनका ओवरऑल इम्प्रूवमेंट हुआ है, और उनका उसके बाद वो जो है उसको वी कंटिन्यूड विथ प्लेसिबो। उसका री केस टेकिंग हम लोगों ने 19/9/2025, प्लीज फॉलो द डेट्स। तो ऑलमोस्ट 3 महीना के बाद हम लोगों ने फिर से उनका जो री केस टेकिंग किए थे। क्योंकि कार्सिनोसिन के वो कार्सिनोसिन हमने यहाँ पे इंटर करंट ऐसे यूज़ किए थे। और उनके बाद उनका जो सिम्टोमेटोलॉजी जो था, वो उसके नाइट्रिक एसिड के थे, टांग जो था वो टांग पूरा नाइट्रिक एसिड के तरह आ रहा था। सो वो वन वेरी स्ट्रॉन्ग फिजिकल सिम्टम ये जो मिला था, उनके चलते हुए मैंने और जो सिम्टम्स था उसको इग्नोर किए, और उसी के ऊपर हमने नाइट्रिक एसिड दिए थे। और नाइट्रिक एसिड देने के बाद उनका जो जो पेट का गैस बनना, पेट का जो वो उसका जो एपेटाइट लॉस होना, उसका जो स्टूल का प्रॉब्लम, ये सारे एकदम घट गए। तो ऑलमोस्ट 2 महीने बाद हम लोगों ने उनका उनको थूजा ऑक्सीडेंटिस दिए थे। क्योंकि थूजा ऑक्सीडेंटिस क्यों दिए थे कि एक नंबर वन, ये एसिड नाइट्रिक को ठीक फॉलो करता है, यू नो। और उनका जो एक ये साइकोटिक जो बैकग्राउंड था, वो साइकोटिक बैकग्राउंड को कवर करते हुए हम लोगों ने थूजा ऑक्सीडेंटलिस दिए। और थूजा ऑक्सीडेंटलिस देने के बाद उसका इंप्रूवमेंट फिर भी चला रहा, और मैंने हम लोग ने क्या किया, उनको 3/12/25 को मैंने रिपीट यूएसजी करवाने के लिए बोल दिए थे, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत सारे दिन हो गए थे। और उन्होंने यूएसजी करवाए, और यूएसजी का जो रिजल्ट है 3/12/25 को, उनका देखिए गॉल ब्लैडर इज नॉर्मल इन साइज एंड वॉल थिकनेस एंड नो कैलकुलाई और मार्सिन। तो इनके लिए वो इनिशियल जो ड्रग्स जो था, वो ड्रग्स वगैरह देके एक्यूट कंडीशन को ओवरकम करके उनके बाद उनका नोसोड्स जो था वो मैंने दिए थे। उसका जो सिम्टम एग्जिस्टिंग सिम्टोमेटोलॉजी जो था, उनके बाद जो उनका जो फिजिकल जनरल का जो सिम्टम आया उनको कवर किए, और उसके बाद जो एंटी साइकोटिक जो उसका जो एक्चुअली साइकोटिक जो बैकग्राउंड था, उसी के ऊपर हम लोगों ने वो ड्रग दिए, और ये केस भी उसमें क्योर हो गए। केस नंबर 3 में हम आ रहे हैं। ये जो केस एक है, ये भी एक गॉल ब्लैडर कोलेस्टेरोसिस का केस है। ये जो आदमी थे, ये मिस्टर एस के 49 ईयर्स एजेड मेल, एंड ही इज़ अ लोको पायलट, लोकोमोटिव दैट मीन्स ट्रेन का जो ड्राइवर होते हैं वो। इनका भी वही एक ही कॉमन सिम्टम, ब्लॉटेड फीलिंग इन एब्डोमेन आफ्टर स्पाइसी डाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट। वो जो प्रॉब्लम था वो एग्रेवेट कर रहा था आफ्टरनून में, और आफ्टर पासिंग फ्लैटस उनको रिलीफ मिल रहा था। एंड ही हैड ही उसका जो ओकेशनली अल्कोहल कंजम्पशन का और टोबैको स्मोकिंग, ये दोनों का ही हिस्ट्री था। और उसका इरेगुलर डाइट, क्योंकि वो लोको पायलट है तो उनका थोड़ा खाना पीना का बहुत इधर उधर गड़बड़ होता था, बाहर का खाना ज़्यादा मिल खाना पड़ता था उनको। तो उन्होंने एक यूएसजी किए थे अर्लियर को, दैट इज 13/7/2023 में। और मॉडर्न मेडिसिन के जो डॉक्टर हैं उनको कंसल्ट किए थे, एंड ही केम फॉर होम्योपैथी ट्रीटमेंट ऑन 22/7/2023। ये इसका जो पहले वाला यूएसजी जो था, वो पहले वाला यूएसजी में देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि कॉमेट टेल आर्टिफैक्ट सीन फ्रॉम वॉल ऑफ द गॉल ब्लैडर। और ये जो मैंने पहले वहाँ पे देखा था, केस ऑफ अ माइजर, though he was having a good salary and obviously this thing, केस टेकिंग के दौरान हम लोगों को पता चला ही इज़ वेरी माइजर। क्योंकि वो जो अपने ऊपर जो है वो पैसा ज़्यादा खर्च करना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि वो जो भी है, अगर उनको जो गवर्नमेंट का जो फैसिलिटीज़ है उसके अगर उसी के चलते हुए अगर उसको मिल जाए तो ये बहुत अच्छा है। और पहले आके वो उन्होंने पूछना शुरू किया कि डॉक्टर साहब, आप लोगों का जो ट्रीटमेंट हम लोग अब यहाँ पे लेते गए, अगर जो दवाई वगैरह खरीदना पड़ता है बाहर से, तो वो रिइम्बर्समेंट होता है कि नहीं होता है। तो ठीक है, तो दैट वाज हिज मेंटल मेकअप। इट्स नथिंग रॉन्ग इन इट, बट थिंग इज दैट वो मुझे ड्रग के बारे में हम लोगों को थोड़ा वो इंडिकेट किए। और देखिए वो जो उसका जो फिर से जो ये वहाँ पे 13 को ये बाहर से करवाए, और वो वेरी एंग्शियस भी था वो, क्योंकि
हॉस्पिटल में अगर करवाना है तो फिर उन्होंने क्या किया, वो ईएसआई हॉस्पिटल में गए, और ईएसआई हॉस्पिटल में भी जाके भी उनको वहाँ पे डॉक्टर वगैरह दिखाए, और डॉक्टर बोले कि आप दवाई खाओ। और जो दवाई वो जो लिख के दिए थे, क्योंकि ये जो गॉल ब्लैडर आर्टिफैक्ट्स वो है, वो गॉल ब्लैडर एडेनोमायोमेटोसिस का जो पैथोग्नोमोनिक फीचर है यूएसजी में। और उन्होंने वो मॉडर्न मेडिसिन में जो देते हैं वो आर्सेटिकोलिक एसिड और आर्सोकॉल और यूडिलीव वो देते हैं, जो देते हैं, वो जो दवाई वगैरह दिए हैं वो दवाई इट इज कॉस्टली। तो फिर वो उसके चलते हुए उसे ने होम्योपैथी दवाई लेने के लिए आए, क्योंकि वो जो है वो दवाई बहुत कॉस्टली है। तो ठीक है। तो उनके जो सिम्टम था, उनका जो मेंटल स्टेटस था, उनका जो फिजिकल जनरल था, उनके ऊपर हम लोगों ने उनको लाइकोपोडियम, क्योंकि ये आउट एंड आउट लाइकोपोडियम आ रहा था, तो हम लोगों ने 50 मिलीसिमल देके उनके शुरू किए थे। सो पहले लाइकोपोडियम 0/1 से 0/3 तक हम लोगों ने दिए, और ही वाज स्टेडली इम्प्रूविंग। 0/4 देने के बाद हम लोगों ने उनको रिपीट यूएसजी करवाने के लिए बोल दिए हैं, और वो उन्होंने रिपीट यूएसजी करवाए ऑन ऑन 4 अक्टूबर 2023। एंड ऑब्वियसली सिम्टोमेटोलॉजी क्योंकि एक ही जैसा रहा था, इसी के चलते हुए हम लोगों ने इस सिम्टोमेटोलॉजी के ऊपर हम लोगों ने वो लाइकोपोडियम जारी रखे, कंटिन्यू रखे, और वो स्टेडली इम्प्रूव करते गए। और फिर 3/11/2023 में हम लोगों ने उनको लाइकोपोडियम 0/6 फिर दिए। और ये देने के बाद उनका जो रीअपेरेंस, जो फ्लैटस और फ्लैटुलेंस जो हो रहा था, उसका जो ब्लॉटेड एब्डोमेन हो रहा था, ये वो उनको फिर वापस आए। और हम लोगों ने उसी के चलते हुए हम लोगों ने बोला कि आप एक काम करो, पहले कप से वो एक चम्मच जो आप दवाई खा रहे हो, 10 स्ट्रोक दे के वो एक डोज पहले वाला हाफ कप डिस्टिल वाटर में मिला के वहाँ से एक चम्मच करके, जो फ्रैक्शन जैसे हम लोग 50 मिली बोलते हैं वैसे ही दिए थे। उसका तकलीफ हो रहा था, उसी के लिए हम लोगों ने बोला कि सेकंड कप में वो पहले वाला एक चम्मच, एक कप से एक चम्मच लेके सेकंड कप में मिलाओ, और सेकंड कप से वहाँ से एक चम्मच आप लो। बट उसमें भी ये जो सिम्टम उसका था, जो वो रीअपियर हो रहा था आफ्टर फ्यू डोजेज। ओके, तो हम लोगों ने उनको बोला कि मेडिसिन भाई आप स्टॉप कीजिए, एंड प्लेसिबो उनको दिया गया था, क्योंकि वो सेम सिम्टोमेटोलॉजी फिर से आ रहा था। तो वी थॉट दैट इट ऑब्वियसली इट इज़ अ इंडिकेशन दैट पेशेंट इज क्योर्ड ऑफ हिज डिजीज कंडीशन। तो उनके बाद वो चलते हुए हम लोगों ने प्लेसिबो दिए, और प्लेसिबो देने के बाद फिर से उनको यूएसजी करवाए, और ये 10/1/2024 में। ठीक है। तो पहले वाला जो यूएसजी, सेकंड यूएसजी जो कर रहे थे 4 अक्टूबर 2023, एंड अगेन ऑन 10th January 2024। So this is the USG on 14th 10 October 2023। वहाँ पे देखिए, ये भी ESI थे, वो करवाए थे वहाँ हॉस्पिटल से। तो उसके जीबी देखिए, जीबी उनका क्लियर है, और माइल्ड हेपेटोमेगली विद फैटी लिवर जो उसका जो फीचर्स है वो वहाँ पे था। और फिर से हम लोगों ने ये इसके बाद भी ये मेरी दवाई जारी रखे, क्योंकि गॉल ब्लैडर क्लियर था, फिर भी हम लोगों ने दवाई जारी रखे कि सिम्टोमेटोलॉजी जब तक वापस नहीं आते हैं, तो जैसे 50 मिली में हम लोग जैसे करते हैं वैसे। और उसके बाद चलते हुए अगेन 10th जो जनवरी में 2024 में वो किया गया था, उसमें माइल्ड हेपेटोमेगली के छोड़ के, और ऐसा कुछ नहीं है, गॉल ब्लैडर का जो पैथोलॉजी जो था वो कुछ भी नहीं था। तो ये भी एक केस है गॉल ब्लैडर एडेनोमायोमेटोसिस का। ये केस जो है ये भी क्योर हो गया, और इसी के एक ही दवाई इनको लगे थे, दैट इज लाइकोपोडियम। तो जब सिम्टोमेटोलॉजी अगर मिल रहा है उनका पेशेंट का, मेंटल सिम्टम बहुत अच्छी तरह से अगर मिल रहा है, और फिजिकल जनरल के संग, तो ऑब्वियसली वी कैन treat these cases, and obviously one with one particular drug we can cure this case. 4 नंबर मेरा जो केस प्रेजेंटेशन है उसमें क्या है, इसमें गॉल ब्लैडर एडेनोमायोमेटोसिस है विद बॉर्डरलाइन स्प्लीनोमेगाली, ये भी एक केस है। वो दो पॉलिप का केस था, दो गॉल ब्लैडर एडेनोमायोमेटोसिस का। इसमें मिसेस एस 49 years एजेड फीमेल, again same symptomatology, bloated feeling in abdomen especially towards evening for last few months। इरेक्टेशन हो रहा था, वो जो थोड़ा बहुत रिलीफ दे रहा था, ओकेशनल एब्डोमिनल पेन आफ्टर ईटिंग, एंड हैबिट ऑफ इंड्यूस्ड इरेक्टेशन, एंड अनसेटिस्फैक्टरी स्टूल। और इसके जो इसका इसका एक बहुत यूनिक एक सिम्टम था, जो हम लोगों का प्रिस्क्राइबिंग सिम्टम में आ गए, वो है इसका रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूशन। क्योंकि इसका जो हीमोग्लोबिन परसेंटेज था वो फॉल करता था ओकेशनली, ठीक है। एंड उनका जो प्रॉब्लम था, उनका हैबिट ऑफ टेकिंग प्रोटोन पंप इनहिबिटर। प्रोटोन पंप इनहिबिटर अगर ज़्यादा दिन से अगर ले रहे हैं, तो कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर जो है उनका
उनका प्रॉब्लम होता है, और उसी के चलते हुए फिर वहाँ पे विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड उनका तो ऑब्जॉर्प्शन में तकलीफ होता है, तो ऑब्वियसली पेशेंट यूजुअली सफर फ्रॉम एनीमिया एंड ऑब्वियसली मेगलोब्लास्टिक टाइप ऑफ एनीमिया। तो इनका हीमोग्लोबिन कम रहता था, और उनको बचपन से ही बार बार इसका हीमोग्लोबिन घटता था, इसीलिए उनको बहुत टाइम हीमोग्लोबिन ट्रांसफ्यूजन किया गया था। और ये जो सिम्टम है, ये सिम्टम के ऊपर और उसका जो ब्लॉटेड एब्डोमेन जो है, उनका जो सिम्टोमेटोलॉजी जो है, उनके ऊपर हम लोगों ने फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन इनको जो किए थे वो सिनकोना ऑफिसिनालिस किए थे। और सिनकोना ऑफिसिनालिस फॉलोड बाय प्लेसिबो। और इसमें क्या हुआ, सिंकोना ऑफिशियलनेस देने के बाद इनका जो जीआई सिम्टम का जो प्रॉब्लम था, ये उनको ठीक हो गया, ये वो वहाँ से बाहर आए। सो एंड इनका जो 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 यूएसजी का रिपोर्ट उन्होंने जो किए थे वो 14/12 2029 में, ये ओवरऑल इम्प्रूवमेंट पहले से जो इनका जो तकलीफ था वो था। पहले देखिए इनका जो यूएसजी का जो देखिए 14/12/29 2019, उसमें इनका था देखिए लीवर जो है शोइंग अर्ली फैटी चेंजेस, गॉल ब्लैडर जो है उनमें फीचर्स सजेस्टिव ऑफ एडेनोमायोमेटोसिस, स्प्लीन इनका जो है इसमें बॉर्डरलाइन एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन है अप्रॉक्सीमेटली 120 मिलीमीटर, हीमोग्लोबिन परसेंटेज 7.6 ग्राम पर DL। तो इसके चलते हुए ना ऑब्वियसली ये सर वाज 108। सो ये सर 100 आपके ऊपर थे। मैं आई वाज वेरी स्केप्टिकल, क्योंकि ऑब्वियसली ये सर हैज अ डायग्नोस्टिक वैल्यू इफ इट इज मोर देन 100 और इफ इट इज वेरी हाई, ऑब्वियसली मल्टीपल मायलोमा ये 100 के ऊपर अगर जा रहे हैं, तो आई वाज वेरी स्केप्टिकल इनिशियली। सो उनको मैंने बोला कि मल्टीपल मायलोमा की उनका जो फीचर्स जो है वो अगर मैंने ढूंढने की कोशिश की और उनको क्वेरी भी किए, मगर ऐसा कुछ नहीं मिला हम लोगों को, तो इसीलिए वी 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 कंटिन्यूड आवर ट्रीटमेंट। तो उन्होंने उनको यूएसजी के लेके आए, फिर उनको एज बिकॉज शी वाज इम्प्रूविंग, सो हम लोगों ने प्लेसिबो ही उनको कंटिन्यू किए। उनका वो सिंकोना देने के बाद और कुछ नहीं देना पड़ा, क्योंकि वो सिम्टोमेटोलॉजिकली अच्छा थे एंड शी वाज इम्प्रूविंग। तो फिर हम लोगों ने वो 14/1 2020 में उनको रिपीट यूएसजी हम लोगों ने बोले थे, तो वो रिपीट यूएसजी के संग आए थे। एंड दो यूएसजी 13/1/2020 में किया गया था। और ये सेकेंड यूएसजी उनका जो था, एक सेकेंड यूएसजी में देखिए वो सिंकोना देने के बाद ये अभी लीवर जो है नॉर्मल साइज है, इको टेक्सचर इज नॉर्मल, इनका गॉल ब्लैडर जो है इज नॉर्मल इन शेप एंड साइज, वॉल्स आर स्मूथ एंड रेगुलर, लुमेन क्लियर, नो कैलकुलाइसिन एंड नो पेरी गॉल ब्लैडर फ्लूइड कलेक्शन नोटेड, नो मास सीन, pancreas is normal in shape and size, echo pattern is homogeneous, main pancreatic duct is not dilated, no swell seen, so it's a normal study. So initial study was she was having gallbladder adenomyomatosis, and along with that there was splenomegaly, and the liver was obviously fatty changes was there, and thereafter it is a normal study। एंड ये जो बहुत कम दिन के अंदर में ये चेंजेस वगैरह हुआ, और वो जो सिम्टोमेटोलॉजी उनका जो वो जो हिस्ट्री था, इसी के चलते में हम लोग बोलते हैं कि ना होम्योपैथी में जो प्रिस्क्रिप्शन पॉइंट जो है हम लोग को पहले देखना है कि द इटियोलॉजी ऑफ द डिजीज कंडीशन क्यों ये हो रहा है। इटियोलॉजी बहुत सारा फैक्टर से इटियोलॉजी हम लोग सोचते हैं, एंड ऑब्वियसली इसका जो हम लोग प्रीडिस्पोजिंग कॉजेज जो है हम लोग जो बोलते हैं ना जो व्हाट इज द कॉज, कॉज ऑफ द कॉज टॉलिकॉजम, तो ये जो इसको थोड़ा ढूंढना है, और उसी के ऊपर अगर हम लोग प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं तो ये उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट हम लोग पा सकते हैं। ये उनका एक एग्जाम्पल है। Uh, ये कोलेलिथियसिस का एक केस है, इट्स विद एक्यूट कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस, बेसिकली दिस इज अ केस। एंड ये जो केस था, ये जो है केस है, इसका जो मॉडलिटीज है, ये मॉडलिस ये एक्यूट केस में मॉडलिटीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। एंड हम लोग बोलते हैं कि एक्यूट कंडीशन में उनका मॉडलिटीज, और इन कोल्ड केस इफ इट इज कोल्ड केस इट्स नॉट एन एक्यूट वन, तो उनके हम क्रॉनिक केस हम लोग जिसको बोलते हैं, तो उनमें जेनरलिटीज, ये अगर हम लोग बहुत अच्छी तरह से देखते हैं तो उसमें हम लोगों को ड्रग्स का जो है हिंट वो मिल जाता है। सो ये जो केस है इसमें देखिए मिसेस DR इन 29 ईयर्स एजेड फीमेल, ये भी रिसेंट केस है थोड़ा ही। ये हाउसवाइफ, और ऑब्वियसली उनका रिकरेंट सीवियर अपर एब्डोमिनल राइट अपर एब्डोमिनल पेन हो रहा था, वो आफ्टर ईटिंग उसका हो रहा था।
एंड वो एक हफ्ता से ये इस पेन में वो पेन को झेल रहे थे, और सडनली वो अपेयर किए थे। तो इनके चलते हुए वो जनरल मेडिसिन के जो फिजिशियन हैं जो वो उसको कंसल्ट किए थे। उसके बाद उनको यूएसजी के एडवाइस दिया गया था, तो वो सर्जन के पास फिर से गई, और सर्जन के पास जाने के बाद सर्जन ने ऑब्वियसली यूएसजी देख के बोला कि आपको ऑपरेशन करवाना है क्योंकि स्टोन है। तो फिर ऑपरेशन करने के डर के मारे उन्होंने होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए वो ऑप्ट किया, वो आए। तो उनका जो यूएसजी और ब्लड बायोकेमिस्ट्री जो किया गया था ये ट्रीटमेंट के पहले, वो जो है वो 22/4/2025 इसमें किया गया था, और 22 अप्रैल में। और she was diagnosed with chronic calculus cholecystitis, but it was actually an acute calculus cholecystitis. I'm showing that thing. और सर्जन ने एमआरसीपी उनको एडवाइस किए थे, और एमआरसीपी सजेस्ट भी किए थे। एमआरसीपी के बाद वो कोलिसिस्टेक्टमी के लिए सजेस्ट किए थे। एंड शी केम टू होम्योपैथिक ट्रीटमेंट फॉर ऑन 27 अप्रैल 2025 टू अवॉइड सर्जरी। और एमआरसीपी उनका जो रिपोर्ट था वो रिपोर्ट आया था 30/4/2025 में, जो सजेस्ट किया गया था इसकी उसमें कोलिलिथियासिस विथ एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। तो ये जो उनका जो पहले जो यूएसजी जो किए गए थे 22/4/2025 में, उनमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है chronic calculus cholecystitis mildly dilated common bile duct with normal tapering at distal end, no choledocholithesis, but it's a calculus cholecystitis. And obviously gallbladder is normally wall thickness is up to 3.6 millimeters, large and multiple calculi was over there, and average size was 3.7 millimeter. और एमआरआई जो रिपोर्ट एमआरसीपी जो रिपोर्ट उन्होंने किए थे उसके वहाँ पे देखा जाए कोलिलिथियासिस विद एक्यूज कोलिसिस्टाइटिस एंड पोस्टेरो मीडियल एंड लो इंसर्शन ऑफ सिस्टिक डक्ट। ये यहाँ पे किया गया था। डेट्स मैंने जो बोला है वो डेट्स के ऊपर ये किए थे। सो वो 27 को आए थे। वो जब आए थे उनके संग जो ये लेबोरेटरी जो ब्लड बायोकेमिस्ट्री का जो रिपोर्ट्स था वो भी आप देखिए। उनका जो एलडीएच था वो था 459। उनका लाइपेज एमाइलेज ठीक था। उनका बिलिरुबिन टोटल बिलिरुबिन वाज 1.54। एंड ऑब्वियसली उनका जो एसजीओटी था वो था 595। एसजीपीटी उनका था 749। एल्कलाइन फॉस्फेट उनका था 665। एंड ऑब्वियसली गामा ग्लूटामिल ट्रांसफरेज जो था इट्स 446। एंड ऑब्वियसली दे ऑल आर वेरी हाई। नाउ उनका जो सिम्टोमेटोलॉजी जो था, एंड ऑब्वियसली दैट शी वाज हैविंग दिस काइंड ऑफ सीवियर एब्डोमिनल पेन, एंड ऑब्वियसली वो प्रेशर में उसका आराम हो रहा था, पेन धीरे धीरे आ रहा था, एंड ऑब्वियसली पेन धीरे धीरे जा रहा था। तो सिम्टोमेटोलॉजी जो था उनके ऊपर हम लोगों ने उनको स्टेनम मेटलिकम दिए जो तत्क्षणात और तुरंत, और उसके संग प्लेसिबो दिए थे। और वो स्टेनमेट लेने के बाद 27/4/2025 में उसका जो एब्डोमिनल पेन जो था उनके वो पेन नहीं आया। और उनको ऑब्वियसली उनका डाइट जो था, डाइट बहुत स्ट्रिंजेंट रेस्ट्रिक्शन दिया गया था डाइट में, लाइफस्टाइल में। तो वो उन्होंने मेंटेन किए और दवाई लिए तो कोई पेन नहीं आ रहा था। सो वो फिर से जब आए तो उनको प्लेसिबो दिया गया था, एंड देयर वाज नो पेन ऑब्वियसली। एंड दे उसका जो 11/5/2025 में जब आया, एब्डोमिनल पेन नहीं था मगर उनको बहुत सारा फ्लैटुलेंस हो रहा था, बेसिकली आफ्टर फ्रूट्स। एंड क्योंकि फ्रूट हम लोगों ने उनको बोले थे कि आप फैट फूड जो है उसको अवॉइड करो, प्रोटीन ठीक है मगर कार्बोहाइड्रेट जैसा है वो आप ज़्यादातर लो, और जो फल वगैरह है वो खाओ, केले छोड़ के, क्योंकि उसमें बहुत सारा फैट होता है, ठीक है। तो फ्रूट्स लेने के बाद उनका बहुत फ्लैटुलेंस क्योंकि हो रहा था, उनको हम लोगों ने उनको चाइना दिए थे। और चाइना फ्रैक्शनल डोज में हम लोगों ने उनको दिए थे, और चाइना लेने के बाद उनको एब्डोमिनल कोई पेन वगैरह नहीं था, एंड शी वाज बेटर इन एवरी वे। उनके बाद उनका जो हिस्ट्री और जो लिए थे पूरा, उनका जो फैमिली हिस्ट्री था, उनका तो फैमिली हिस्ट्री में स्ट्रांगली कार्सिनोमा वाज देयर इन 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 हिज बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल साइड। एंड ऑब्वियसली उनका जो जनरलिटीज का जो सिम्टोमेटोलॉजी, जो एंग्शियसनेस, उनका उनका जो फैस्टिडियसनेस, ये जो था उनके ऊपर हम लोगों ने उनको कैर्सिनोसिन हम लोग दिए दिए थे। और उनको हम लोगों ने, क्योंकि पेन नहीं था, तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट फिर से उसको ठीक है एक्यूट पेन नहीं है मगर स्टोन तो हो सकता है वहाँ पे, तो इसीलिए हम लोगों ने 8/7/2025 को फिर से उनको हम लोगों ने उनको बोले थे कि यूएसजी करने के लिए। सो शी केम विद द यूएसजी रिजल्ट और यूएसजी रिपोर्ट ऑफ व्हिच हैज बीन डन ऑन 26/8/25।
फिर वहां से ही वो करवाए थे जहां से पहले करवाए थे। और गॉल ब्लैडर में देखिए, इट इज नॉर्मली डिस्टेंडेड, द गॉल ब्लैडर वॉल इज नॉर्मल, नो कैलकुलस और मास इज सीन इन द गॉल ब्लैडर। So no significant abnormality detected, no evidence of cholelithiasis and cholecystitis seen at present। तो ये जो एक्यूट कैलकुलस कोलिसिस्टेटिस था उनका, और 27/4/2025 से 8/7/2025, ये 3 महीना, 3 महीना भी पूरा नहीं है, 2.5 महीना के अंदर इनका जो प्रॉब्लम था, मल्टीपल कैलकुलस था, ये ठीक हो गया। अ, और एक्यूट कंडीशन में अगर सिम्टम अगर हम लोगों को मिल रहा है, इफ इट इज अनकॉमन, पिक्यूलियर, रेयर, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ दैट पर्टिकुलर पेशेंट इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, अगर हमको मिलता है, हम लोगों को मिल रहा है, और उनके ऊपर हम अगर हम लोग दवाई दे रहे हैं, तो ये ज़रूर कम करता है। इसमें चेरी पिकिंग नहीं है, इसमें हम लोग, क्योंकि ये रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट, हम लोग रिप्रोड्यूसिबिलिटी ही दिखा रहे हैं यहाँ पे। हम लोग सिम्टोमेटोलॉजी हम लोगों का है, हम जानते हैं कौन सा सिम्टम है, कौन सा दवाई है, और ये दवाई को उसी के सिम्टम के और प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी को फॉलो करके हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं। बट आर्ट ऑफ हाउ आई एम चूजिंग माई मेडिसिन, ये जो आर्ट है, ये आर्ट ऑब्वियसली ये थोड़ा यू नो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, मगर इफ यू आर फॉलोइंग द सिमिलिमम, एंड ऑब्वियसली इट विल गिव रिजल्ट। नाउ दिस वाज अ केस नंबर 6। आई एम कमिंग टू माय लास्ट केस। ये एल्डरली एक पेशेंट का है जिसका कोलिलिथियसिस, ये भी कोलिलिथियसिस था, मगर इसका साइलेंट कोलिलिथियसिस था, कोलिलिथियसिस था। इसका एक्सीडेंटली ये यूएसजी में पता चला था कि उनको कोलिलिथियसिस है। और इनका पास्ट हिस्ट्री ऑफ मेटाबॉलिक एन्केफेलोपैथी है, और पास्ट हिस्ट्री ऑफ मेटाबॉलिक एन्केफेलोपैथी के लिए ये जब एडमिशन लिए थे नर्सिंग होम में, उसी के दौरान जब पूरा चेकअप किया गया था, उसी में उसका कोलिलिथियसिस उनको मिला था। और क्योंकि वो, एंड दैट वाज अ कोविड टाइम अगेन, ये पुराना वाला केस है, दैट वाज अ कोविड टाइम। क्योंकि और ऑब्वियसली मेटाबॉलिक एन्सेफेलोपैथी में उनका जो हुआ था वो इंट्रा वेंट्रिकुलर हेमोरेज हुआ था इन ब्रेन में। थैंकफुली ये बाहर नहीं था, विद इन द वेंट्रिकल था। और उसमें भी होम्योपैथी दवाई दिया गया था, क्योंकि ये जो नर्सिंग होम में जो एडमिट थे, वहाँ पे जो डॉक्टर थे, उनका ट्रीटिंग डॉक्टर थे, एंड ही हैड नो, आई मीन, उसका तो कोई ये दिक्कत नहीं था होम्योपैथी देने के लिए। बहुत बुजुर्ग 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 आदमी है और इंटरवेंट्रिकुलर हेमोरेज है, तो उन्होंने बोला था कि अगर आप, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट, यू कैन गिव, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट थिंग। तो उसमें भी वो ठीक हो गए। उनका जो इंटरवेंट्रिकुलर हेमोरेज था, किसी और दिन मौका मिलेगा तो हम लोग वो भी बात करेंगे, वो होम्योपैथी से ही गया। तो ये उनका जब उसी के टाइम जब उनका ये मिला था, तो इंटरवल कोलिसिस्टेक्टमी के लिए वो लोग सोच रहे थे कि बाद में किया जाएगा, क्योंकि अभी कोविड है और इतना उम्र है, मेटाबॉलिक एन्केफेलोपैथी होके आया है, तो थोड़ा स्टेबल होके फिर उसके बाद हम लोग इनका ओटी करेंगे। सो तो इसका जो मिस्टर एस सी, 70 ईयर्स, मेल पेशेंट, रिटायर्ड सर्विसमैन, रिसेंट हिस्ट्री ऑफ मेटाबॉलिक एन्केफेलोपैथी और इंटरवेंट्रिकुलर हेमोरेज, हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट सफरिंग फ्रॉम द फ्लैटुलेंट डिस्पेप्सिया, उनका ये था। यूएसजी वो अर्लियर वो किए थे 14 अक्टूबर 2020 में, और इंसिडेंटली डायग्नोस्ड ऑफ कोलिथियसिस विद नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, सिंस साइलेंट गॉल ब्लैडर, एल्डरली हाइपरटेंसिव डायबिटिक, रिसेंटली सफर्ड फ्रॉम सीवीए। तो बाद में किएंगे, और एज कोविड वाज प्रिवेलिंग इन दैट टाइम, तो वो भी थोड़ा डिले किए थे। इनका जो डिस्चार्ज हमारे जो था, वहाँ पे देखिए, वहाँ पे आईवीएच और इंटरवेंट्रिकुलर हेमोरेज, मेटाबॉलिक एन्केफेलोपैथी विद कोलिलिथियसिस, वो वहाँ पे लिखा गया था उस पे। और वो जब वहाँ पे भर्ती थे नर्सिंग होम में, तो वहाँ पे जो डॉक्टर थे, उन्होंने देखिए गॉल ब्लैडर की यहाँ पे दिया गया था